इस जर्नी में मैं 555 दिन लगभग 18 महीने से कुछ दिन ज्यादा है मैं घर से दूर रहा। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, ये बहुत मुश्किल होता है। तो लोग कहते थे हमसे कि तुम्हारी जॉब कब लगेगी। हर बार यही पूछते थे कि आपका रिजल्ट आया, आपकी जॉब नहीं लगी। जिसमें इनके मुख्य एग्जाम रहे असिस्टेंट कमांडेंट आपका कोस्ट गार्ड के अंदर, फिर इन्होंने एक LIC का एग्जाम एडीओ जो है वो क्वालिफाई किया, CPO का क्वालिफाई किया, यूपी कांस्टेबल का क्वालिफाई किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम इस दौरान क्वालिफाई किए। 12 बच्चे थे उसमें 10 सिलेक्ट हुए थे। वेरी गुड। उस छात्रा के सबसे ज्यादा मार्क्स थे उसमें। वेरी गुड। तो वो मेरे सिलेक्शन का रीजन बना। उस हर शख्स को मालूम था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उन लोगों का कोई कॉल नहीं आया, आज तक नहीं। जैसे आप दर्जी के पास ना एक कपड़ा लेके जाते हो, बहुत बड़ा कपड़ा है, लेकिन उसका काम होता है उसको काटना, छांटना और उस शेप में लेके आना जो आपको फिट आएगी। जी सर। सेम टीचर का काम होता है। स्टेनो में टीचर झूठ ज्यादा बोलते हैं। वो तो सब जगह बोलते हैं भाई। नहीं, स्टेनो में ज्यादा बोलते हैं, इससे आपको बचना है। मुझे 3 महीने का कहा गया, 3 साल मुझे लग गए सिलेक्शन लेने में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था स्टेनोग्राफी। अगेन मैं वही कहूंगा, जितने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब है उतना ही आप प्रैक्टिस से दूर हैं। बिल्कुल। नमस्ते मेरे भाई, आज हमारे बीच में भूपेंद्र कुमार हैं, यूपी में फिरोजाबाद से। इनका बड़ा प्यारा एक कहानी रही है कि पहले इन्होंने एग्जाम की तैयारी की, फिर उसे छोड़कर ये टीचर बने। 3 से 4 साल इन्होंने टीचिंग की और फिर दोबारा मोटिवेशन से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए लगे और 2-3 साल तैयारी करके फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। और अभी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और इनकी जो रैंक है वो ऑल इंडिया में 99 रैंक इनकी है। इस दौरान इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किए, जिसमें फाइनली ये फाइनल कट ऑफ से बाहर रहे कुछ नंबरों की वजह से। जिसमें इनके मुख्य एग्जाम रहे असिस्टेंट कमांडेंट आपका कोस्ट गार्ड के अंदर, फिर इन्होंने एक LIC का एग्जाम एडीओ जो है वो क्वालिफाई किया, CPO का क्वालिफाई किया, यूपी कांस्टेबल का क्वालिफाई किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम इस दौरान क्वालिफाई किए। इनकी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, तो वो सारी बातें हम भूपेंद्र कुमार से जानेंगे। भूपेंद्र मेरे भाई, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन सभी भाई लोगों को आप दीजिए अपना। सबसे पहले प्रणाम सर आपको, और जो भी मेरे साथी इस इंटरव्यू को या पॉडकास्ट को देख रहे हैं सभी को दिल से नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव नंगला महाराम का रहने वाला हूं। ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज से है, और जब ग्रेजुएशन के टाइम के बाद 1-2 साल बाद मैंने 1 साल UPSC की तैयारी की थी। उसके बाद मैंने 4 साल के प्रिपरेशन छोड़ दी थी। फिर फाइनली मैंने स्टेनो में आने का डिसाइड किया और फाइनली मेरा स्टेनो में 2025 में सिलेक्शन हो गया है। और इस बीच में मैं कैरियर बिल से जुड़ा रहा था। प्रूडेंस का भी मैं छात्र रहा था जब मैं था। उसके बाद मैंने 4 साल प्रिपरेशन बंद कर रखी थी और फिर मैंने दोबारा से 2022 सितंबर में शुरू की और 2025 की स्टेनो वैकेंसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे डिपार्टमेंट मिला है और मेरी AIR 99 है। भूपेंद्र मेरे भाई, आपने ये तैयारी स्टार्ट कब की थी? जब आप ग्रेजुएशन में थे या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी? मतलब जब पहली बार आपने सोचा कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने हैं, एग्जाम देने हैं? सर, मैंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट UPSC का प्रिपरेशन शुरू किया था। 1 साल मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। कब? 2018 में। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं दिल्ली छोड़ के चला गया। अच्छा। फिर कुछ महीने बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, SBD पब्लिक स्कूल। ये जालौन में। मैंने वहाँ पे 4 साल टीचिंग की और JNB और नवोदय और सैनिक स्कूल, इन छात्रों को 5th क्लास से 6 में एडमिशन के लिए मैं क्लासेस प्रोवाइड करता था। 65 सिलेक्शन हुए मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के। और फिर उसके बाद एक 5th क्लास की छात्रा थी, वो मेरी दोबारा से तैयारी करने का मोटिवेशन का रीजन बनी। उसका नाम था राधा। एक बार जब उसके पिताजी आए तो उन्होंने हमसे बोला कि बेटा, इस बिटिया का हाथ हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इसका सिलेक्शन करा दो तो हम आपको मान जाएंगे और हम आपको रिवार्ड के रूप में पैसे देंगे। मैंने अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैं जुड़ गया। वो सबसे वीक छात्रा थी मेरी क्लास की, और जब उसका फाइनल हुआ तो उसके 12 बच्चे थे, उसमें 10 सिलेक्ट हुए थे। वेरी गुड। उस छात्रा के सबसे ज्यादा मार्क्स थे उसमें। वेरी गुड।
तो वो मेरे सिलेक्शन का रीजन बना। मेरी एज लगभग खत्म हो चुकी थी यूआर से, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, 3 साल का रिलैक्सेशन था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करूंगा जब ये बच्ची कर सकती है तो। वेरी गुड भाई। तो दोबारा से जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो भाई बहुत सारा मतलब डिमोटिवेशन भी रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एक मोटिवेशन में आके हम स्टार्ट तो कर लेते हैं जी सर, लेकिन जब हम बहुत लंबे समय तक उस सबसे दूर हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से, तो दोबारा उसको रीस्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको कैसे फाइट किया आपने? पहली चीज तो मैं दोबारा तैयारी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जी जी वो छात्रा मेरी हिम्मत बनी, बिल्कुल। और मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। मैंने अपना टारगेट फिक्स किया था कि विद इन 6 मंथ मुझे जॉब उठानी है। अच्छा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ था, पैसे लेके आया था वही खर्च करने, इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज घर से नहीं लेंगे। घर वालों ने बहुत दिए, मदद की, और लास्ट तक उन्होंने दिए। तो जब मैं आया तो मैंने पहला एग्जाम दिया असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड का। अच्छा अच्छा। ये कब? ये 2022 में मैंने दिया था। इसका नवंबर में रिजल्ट आया था, जनवरी में इसका पीएसबी था गोवा में। अच्छा। तो ये जब एग्जाम मेरा क्लियर हुआ, फिर मैं मोटिवेट रहा हमेशा। मैंने कहा अप्स एंड डाउन आएंगे और मैं लगा रहूंगा। इसी बीच में मैंने और भी एग्जाम दिए थे सेम ईयर। एसएससी स्टेनोग्राफर भी उनमें से एक था, सीओपी सीपीओ भी उनमें से एक था, एलआईसी एडीओ भी उनमें से एक था। सभी एग्जाम मेरे क्लियर हुए थे। और जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड में पीएसबी में ग्रुप बॉस आउट हुआ था मेरा पूरा, बाहर निकला, तो मैंने डिसाइड किया कि स्टेनो में थोड़ा सा कंपटीशन कम है अदर एग्जाम की अपेक्षा। पहले मैं स्टेनो में ट्राई करता हूँ, यहाँ से जॉब लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दूंगा। वेरी गुड भाई। अच्छा, सबसे मुश्किल फेज क्या रहा आपका इस दौरान जब आप तैयारी में लगे? तो सबसे मुश्किल फेज क्या रहा? जैसे कि आपने अभी मेरे को बताया भी था जब मेरी बात हो रही थी, अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उससे पहले मेरी बात हो रही थी कि आप 555 दिन तक घर नहीं गए। तो उस दौरान क्या फील किया, क्यों घर नहीं गए? तो थोड़ा सा उस पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं जो फेस्टिवल पे भी घर नहीं जा रहे हैं, घर में अगर कोई फंक्शन है जो कि बहुत बड़ा फंक्शन भी है फैमिली का तो भी नहीं जा रहे हैं, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। तो ये मतलब कैसे आपको लगता है कि हमें घर नहीं जाना चाहिए, या क्या मोटिवेशन ऐसा अंदर से आता है, या ये ठीक है बच्चों के लिए कि बिल्कुल ही हम सोशली एकदम अपने आप को सबसे दूर कर लें? इसमें सर मैं कुछ बात कहना चाहूँगा जी। 2024 तक मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका था, और फर्स्ट स्टेज लगभग सबका क्लियर हुआ था। 1-2 एग्जाम शायद ऐसा रहा होगा जो मुझे याद नहीं है न क्लियर हुआ हो। फाइनल मेरा कहीं नहीं हुआ था। स्टेनो के मैं लगभग 15-20 स्किल दे चुका हूँ, और इस बार फाइनल हुआ है। तो लोग कहते थे हमसे कि तुम्हारी जॉब कब लगेगी। अच्छा। हर बार यही पूछते थे कि आपका रिजल्ट आया, आपकी जॉब नहीं लगी। तो मैं जनवरी के मंथ में 2024 में 25 में 24 में नहीं, जनवरी 2025 में मैं अपने घर में था। तो उस टाइम मैंने हाई कोर्ट का पेपर दिया था जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीएस और एक सब्जेक्ट और था, मुझे याद नहीं है, वो भी था। तो मैंने उसका पेपर दिया, वो मेरा क्लियर था और उसका स्किल होना था। तो 24 जनवरी को मैंने डिसाइड किया और अपनी मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। 1-1.5 महीने घर पर रह लिया और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब जॉब लग जाएगी। मुझे लग रहा था इनिशियली कि 3 से 4 महीने में मैं जॉब उठा लूँगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस सेम ईयर मेरे बहुत सारे स्किल लगे हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर, एम्स स्टेनोग्राफर 2 बार दिया था जिसमें मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके अलावा CSIR लगा हुआ था, SSC का लगा हुआ था। बहुत सारे स्टेनोग्राफर के एग्जाम दिए थे, लेकिन 24 वाले में मेरा कहीं नहीं हो पाया। इस जर्नी में मैं 555 दिन, लगभग 18 महीने से कुछ दिन ज्यादा है, मैं घर से दूर रहा। एक होप थी, अपने हार्डवर्क के लिए तैयार था कि हाँ कि हो जाएगा। बड़ा मुश्किल समय था, बहुत सारे टेंशन होती थी, कभी अकेले पड़ जाते हो, फोन भी लगाते हो किसी को तो कोई नहीं उठाता है। बहुत सारा समय ऐसा आया, लेकिन मेरी मदर
और मेरे बड़े भैया और जो मुझसे बड़े भैया हैं वो, ये लोग ऐसे थे मेरे साथ में, कभी भी फोन लगा दो। वेरी गुड। इनसे अपनी समस्याएं शेयर करता था, इनका मोरल सपोर्ट था और मैं रुका रहा। सजेस्ट आप सभी साथियों को मैं यही करूंगा, जो मैंने डिसाइड किया 555 दिन घर से दूर रहने का, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। ये बहुत मुश्किल होता है। इवन इसी बीच में मेरे भतीजे का बर्थडे था, पहला उसका बर्थडे था, मैंने वो मिस कर दिया था। आपको ऐसा नहीं करना है, सोशली कनेक्ट रहना है। जॉब आपकी लगेगी, मेहनत करोगे, डेफिनेटली लगेगी। उसमें इसका ज़्यादा रोल नहीं है कि आप घर से कितने दूर हो। और सोशली बहुत ज़्यादा नहीं रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली से तो आपको कम से कम अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना ही चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जी आप सर। इंजॉय किसके साथ करोगे? आपको फैमिली मेंबर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहना है, कोई भी फैमिली इवेंट नहीं छोड़ना है, ज़्यादा समय भी नहीं देना है वहाँ पर। हर फेस्टिवल कोशिश ये करना कि आप अपना घर पे सेलिब्रेट करें। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब तुम घर से बाहर रह रहे हो ना, तो जितना तुम परेशान हो घर से बाहर रहने पे, उससे ज्यादा परेशान आपके घर में माता और पिता होते हैं। जी सर, जब बिल्कुल। घर पे त्योहार होता है और आप घर पे नहीं होते हो ना, तो वो उनको भी त्योहार जैसा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पढ़ाई करो, मन से करो, लेकिन प्लीज ऐसे जो कुछ इवेंट होते हैं या कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ घर वाले भी उम्मीद करते हैं कि आप आओ, कितना भी परेशान हो आप, कितनी भी पढ़ाई में एकदम लगे हुए हो, लेकिन फिर भी वो टाइम घर पे देना चाहिए। घर से कॉल आता था सर, मदर फोन करती थी, भैया फोन करते थे, तो मैं एक ही शब्द कहता था, 2 महीने की बात है, आ रहा हूँ। हर बार ऐसा लगता था 2 महीने करते करते 18 महीने गुजर 2 महीने में हो जाएगा। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा था कि इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा रिटिन किसी भी स्किल के लिए नहीं रुक रहा था ना। अच्छा, तो इसमें सिलेक्शन से पहले जैसे आपने बताया किसी का फोन नहीं आता था या फोन करते हैं फोन नहीं उठाते, तो सिलेक्शन के पहले वाले दिनों में और सिलेक्शन होने के बाद वाले दिनों में कुछ ऐसा अंतर आया जो आपके रिलेटिव्स हों, दोस्त मित्र हों, कि पहले उनका बिहेवियर अलग था फिर बिहेवियर चेंज हुआ? इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन के दौर में हो और आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लोग आपके पास फ़ोन करेंगे। उस फेज में वो इसलिए फ़ोन नहीं करेंगे कि आपका जॉब कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो इसलिए फ़ोन करेंगे आपका जॉब नहीं हो रहा है ये जानने के लिए। मेरे पास लोग फ़ोन करते थे कि कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये शब्द रहते थे उनके। लेकिन जब मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर में 99 AIR के साथ हुआ, उस हर शख्स को मालूम था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उन लोगों का कोई कॉल नहीं आया, आज तक नहीं आया। कोई नहीं, अभी आ जाएगा। नहीं सर, ऐसी मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है नहीं, देखो अभी मेरा मानना ये है कि आप कर लो। हाँ सर, मैं कर ठीक है लूंगा, आपके आदेश का पालन होगा। हाँ, अच्छा, जैसे अभी आप ना एक स्टूडेंट रहे हो और सारे एग्जाम लगभग आपने दिए ही हैं, जी सर। क्वालिफाई भी किए, तो आप उस जर्नी को बहुत अच्छे से जानते हो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्ट्रगल क्या होता है सबसे बड़ा, इस तैयारी करते समय या स्टार्ट करते समय या इसके दौरान, जिसको उसे कैसे फाइट करना चाहिए? एक स्ट्रगल जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा होता है टीचर का सिलेक्शन करना, क्योंकि सारे टीचर बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सबसे बेहतर कौन है? तो ये कैसे सिलेक्ट किया आपने? जैसे आप राकेश सर से पढ़े हो, आप गोपाल सर से पढ़े हो, पीयूष सर से पढ़े हो, तो भाई आपने मतलब एक क्या क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की जो बच्चे को ये आप बताओ कि ये क्वालिटी आप देखो और फिर टीचर के साथ पूरी जर्नी में लग जाओ? किसी भी एग्जाम की तैयारी में सबसे ज़रूरी है कि आपका ट्रेनर कौन है और वो कैसा है। कौन को आप हटा सकते हो, लेकिन कैसे को आप नहीं हटा सकते हो। बिल्कुल। अगर आपका ट्रेनर सही है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 99% आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच चुके हो। बिल्कुल। ट्रेनर को देखते हुए बस आपको ये देखना है कि आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंटेंट कितना मिल रहा है। तीसरी चीज, जो कंटेंट मिल रहा है वो सिलेक्टेड है और लिमिटेड है। लिमिटेड शब्द पे मैं ज्यादा गौर करूंगा, इसको हमेशा याद रखना। कंटेंट बहुत कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए
कि आप उसे एग्जाम से 2-3 दिन पहले रिवाइज करो। इससे बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं है। स्टेनो में एक स्ट्रगल और है, आपको स्टेनो सिखाने वाले टीचर का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि बेसिक वो आपसे सही से करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, आपको ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी स्टेनो की कानपुर से सर, प्रियंका दीदी के यहाँ से। वो जॉब करती थी तो मुझे वहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा था ज़्यादा। फिर मैंने उसके बाद मुरादाबाद ठाकुर द्वारा शिफ्ट किया। युधीर चंद्रा भैया, मैं उन्हें भैया ही कहता हूँ, सर नहीं कहता, उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा किया। आशीष ऑर्ट एंड क्लासेस के नाम से क्लासेज हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक इंस्टीट्यूट उन्होंने मेरे लिए ओपन किया था कि तू बैठ यहाँ पे, मैं तुझे कराऊंगा कितना कंटेंट तुझे लिखना है और ट्रांसक्राइब करना है। वेरी गुड। देखो मैं हमेशा कहता हूँ टीचर को मास्टर भी कहते हैं, और आपने देखा होगा जो दर्जी होते हैं ना, जो कपड़े सिलते हैं, उनको भी मास्टर कहते हैं। तो मास्टर का असली मतलब जो मैं मानता हूँ ना, उसका मतलब होता है जैसे आप दर्जी के पास ना एक कपड़ा लेके जाते हो, बहुत बड़ा कपड़ा है, लेकिन उसका काम होता है उसको काटना, छांटना और उस शेप में लेके आना जो आपको फिट आएगी। जी सर। सेम टीचर का काम होता है। टीचर को भी मास्टर इसलिए कहते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। जी सर। उसको काटना, छांटना और उस शेप में लाना जिससे आपका सिलेक्शन हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सब्जेक्टों में 500-500 घंटे पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को टीचर 300-300 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं है नीड। अगर कायदे से आप 60-70 घंटे पढ़ते हो जी, तो आप आराम से रीजनिंग में पूरा स्कोर करके चले जाओ। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि जो सब्जेक्ट है उसको वेटेज उतना ही देना चाहिए जितना आपके एग्जाम से वो रिलेट करता है। देखो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, यानी उस कपड़े को ऐसे ही नहीं लपेट लेना है कि मिल गया तो हमको, उसको काटना है, छांटना है, अपनी शेप में लेके आना है जो हमारे एग्जाम की नीड है जी। बहुत आसानी से सिलेक्शन फिर हो जाएगा। यहाँ सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। दर्जी जो है उसका काम वहीं खत्म हो जाता है कि आपको वो ड्रेस बना के दे दी, लेकिन टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। सिलेक्शन में बहुत तैयारी रखना टीचर के में, वो आपको सोशली कनेक्ट भी करता है। आप डिमोटिवेट भी होगे क्या, तब वो टीचर आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे अपनी समस्या कह सकते हो कि नहीं कह सकते। एक बार नहीं कहनी है आपको, आपको तो उसके साल 1 साल 2 साल 3 साल जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक उससे कनेक्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का। सिलेक्शन में हमेशा टीचर के में बहुत सावधानी बरतनी है। बिल्कुल भाई। क्या कोई ऐसा रिग्रेट है आपका जो आपको फील होता हो? थोड़ा सा महसूस होता था, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस एसएससी स्टेनोग्राफर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी। ओके। तो इसने रिग्रेट खत्म कर दिया है। ओके। हालांकि मैं ट्राई करूंगा और भी एग्जाम्स के लिए, जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की थी जी, तो मैं स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई करूंगा और स्टेनो से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रेड ए से पीएस का एग्जाम आता है, उसके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी सेटिस्फाई हो आप यहाँ पर, या और आगे बढ़ने का, जैसे अभी आपने कहा मैं पीसीएस ट्राई करूंगा? अभी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर का मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा फाइनल हो गया, मैं इसमें खुश हूँ। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं एग्जाम दूंगा और पीसीएस का एग्जाम। अच्छा, इसमें स्टेनोग्राफर में कोई ऐसा मतलब और क्या क्या आपका इम्प्रूवमेंट इसमें, मतलब क्या ग्रोथ क्या है इसके अंदर? अगर आपने जैसे अभी स्टेनो में आप लगे हो तो इसमें आगे आपके प्रमोशन क्या होंगे, या इसमें और ग्रोथ क्या है एक बच्चे की? इसमें आप सपोज करते हैं ग्रेड सी या ग्रेड डी से सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद आप पीएस बनेंगे, पीएस के बाद जो उच्च पद है पीपीएस बोलते हैं वो बनेंगे। इसी तरह से आप आगे प्रमोट होते जाएंगे। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टेनो ही। अच्छा, अभी लेवल किससे आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक हम जा सकते हैं इसमें? हाँ सर, मेरी पहली प्रेफरेंस थी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। उसका कट ऑफ ज्यादा गया था, आई थिंक वो हाईएस्ट भी है। वो लेवल 7 की थी। 2 साइड वैकेंसी थी। ओके। और ग्रेड सी की थी। मेरा ग्रेड डी के पद पे हुआ है। ओबीसी की शायद एक ही वैकेंसी थी। मतलब एक सिंगल वैकेंसी थी ओबीसी की, और वो भी भाई ने अपने नाम कर ली। इसका मतलब है कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है दोस्त। एक वैकेंसी है ना, उसको भी भरना है ना किसी को तो। जी। तो मोटिवेटेड रहिए भाई पूरा। अच्छा, इसमें वर्क कल्चर क्या है? अगर मैं बात करूं स्टेनो में आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, इसमें क्या काम होगा आपका? बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ।
और इसमें आप किसी ऑफिसर्स के साथ अटैच रहोगे, उनको असिस्ट करना है आपको, उनके कॉल्स रिसीव करना है, फिर कनेक्ट करना है, किसको आपके ऑफिसर से मिलना है, उसकी आपको बात करानी है, ऑफिसर से पूछना है अपने से कि सर आपको बात करनी है या नहीं करनी है। और आपको उच्च अधिकारियों के भी कॉल आएंगे, IAS हो गए, और अच्छी मिनिस्ट्री से भी कॉल आएंगे। यही कहना चाहूंगा, आप एक एज ए ऑफिसर के असिस्टेंट के रूप में कार्य करेंगे, और ऑफिसर्स की पावर ही आप यूज करेंगे उनके बिहेव पर। बिल्कुल। तो अपना बिहेव पोलाइट रखना, मेंटेन रहना, बिल्कुल अच्छे से, और अच्छे से वर्क करना, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ऑफिसर्स को असिस्ट करना है। अच्छा, जैसे इसमें स्टेनोग्राफी के लिए क्या क्या सजेशन, जो बच्चे स्टेनोग्राफर की जॉब देना चाहते हैं तो उसमें स्टेनोग्राफी जो आपकी आती है, सजेस्ट कैसे करोगे कि बच्चे कैसे स्टार्ट करें उसको सीखना? उसमें गाइडेंस बहुत कम होता है, देखो, क्योंकि उसमें ना गाइडेंस हम भी नहीं दे पाते बहुत ज़्यादा। जी सर। क्योंकि उसकी नॉलेज हमें भी नहीं है बहुत ज़्यादा स्टेनोग्राफी की। जी। तो उसमें बच्चे को एक सही गाइडेंस दो आप, कि कैसे वो स्टार्ट करे, कैसे चीज़ों को सही वे में लेके चले। जैसे आपने बताया कि आप भी स्टेनोग्राफी में ही मात खाए हो कई बार। जी जी। है ना? तो जैसे एम्स का आपने दिया, आई थिंक उसमें भी आप स्टेनोग्राफी में ही रह गए। एक दो और बता रहे थे आप, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चा फॉलो करे स्टार्टिंग से? सबसे ज़रूरी है कि स्टेनो में टीचर झूठ ज्यादा बोलते हैं। वो तो सब जगह बोलते हैं भाई। अब नहीं, स्टेनो में ज्यादा बोलते हैं, इससे आपको बचना है। मैं प्रॉपर तरीके से स्टेनो की तैयारी नहीं कर रहा था। मैं कोई भी जॉब ढूंढना था कि जल्दी से मुझे 6 मंथ में मिल जाए। एक टीचर से मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि विदिन 3 मंथ्स मैं आपको पूरी स्टेनोग्राफी सिखा दूंगा। लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं हो पाया, उन्होंने झूठ बोला। मैं ये कह सकता हूं, आप जिस टीचर से भी बात करो, खुल के बात करो। और ये तो किसी भी टीचर पर बिलीव ही नहीं करना है कि 3 महीने में या 6 महीने में स्टेनो सीख जाओगे। मैं कह सकता हूं, अगर आपका कंटेंट इजी आ गया तो बात अलग है कि आपकी जॉब लग जाए 6, 7, 8 महीने में। अगर आपका कंटेंट लेवल का रहा, मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आपकी जॉब स्टेनोग्राफी में नहीं लग सकती है। मुझे 3 महीने का कहा गया, 3 साल मुझे लग गए सिलेक्शन लेने में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था स्टेनोग्राफी। एग्जाम मेरा स्टेनोग्राफी का सिर्फ एक एग्जाम शायद क्लियर नहीं हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं था। जितने भी मैंने स्टेनोग्राफी के एग्जाम दिए सभी क्लियर हुए। एग्जाम क्वालिफाई हो जाते थे, एग्जाम स्टेनोग्राफी में रह जाते थे। ये मेरा 15 से 20वां एग्जाम होगा स्टेनोग्राफी का, जिसमें मेरी फाइनल सिलेक्शन। तो फिर बच्चे को कैसे इसको सीखना चाहिए? मतलब बेसिक जिस भी टीचर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है। कोशिश ये करनी है, ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करो। ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करो। अभी आपने जो कुछ नाम लिख के दिखाए, राकेश सर का नाम लिख के दिखाया, मेरा नाम लिख के दिखाया, मेरे लिए वो नया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ना सीखा। तो एक तरह से ये मुझे लगा एक अलग लैंग्वेज ये पूरी ना, इसके लिए अल्फाबेट्स भी अलग सीखने होंगे, सब कुछ पूरा अलग है। मतलब आप एक अलग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो जी। तो वही है कि छोटी छोटी बेसिक चीजों को जितना स्ट्रॉन्ग बना लोगे इसमें, उतना बेहतर कर जाओगे। बेसिक अच्छे से करना है, और जब आप बेसिक सीख रहे हो उसी बीच में आपको हिंदी में एक बोलते हैं 12 कड़ियाँ, वो आपको स्टेनोग्राफी में रोज लिखनी है। अच्छा, रोज लिखनी है जब तक आप मैटर लिखना शुरू नहीं कर देते हो। और उसके बाद प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और जो भी प्रैक्टिस करो उसे ट्रांसक्राइब करना है। उसके बाद भी अगर आपका मैटर नहीं बन रहा है, फिर आप अपना सीन करने का टाइम बढ़ाएं। सीन करने में ये होता है, आपको नकल बनानी होती है। जैसे सर के पास ये पेपर है, इस पेपर में लिखा हुआ होगा हिंदी या इंग्लिश में। आप जिससे भी स्टेनो सीख रहे हैं उसको आप स्टेनो में लिखें, फिर उसको रीड करें, फिर उससे ट्रांसक्राइब करें। जो बच्चे मैटर रीड नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगा एक बार ये ट्राई करें, 15 से 20 दिन ट्राई करें, आपका मैटर पढ़ने में आने लगेगा और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड बढ़ेगी। वेरी गुड भाई। अच्छा, आप कैरियर व्हील से कैसे जुड़े? कैरियर व्हील से मैं ऑफलाइन जुड़ा हुआ था, प्रूडेंस के टाइम से। प्रूडेंस में बता दूं आपको, राकेश सर की पहली कोचिंग थी ऑफलाइन में कैरियर व्हील से पहले। ऑल इंडिया में लगभग 150 इसकी ब्रांचेस थी उस समय पर। तो आप दिल्ली में ही प्रूडेंस से जुड़े? हाँ, मैं दिल्ली में ही जुड़ा हुआ था। ओके। और मैं बत्रा सिनेमा में भी क्लास किया हुआ। वो एक अलग टाइम था।
बत्रा सिनेमा में हजारों बच्चे बैठते थे उस टाइम पे दोस्त। बहुत देर तक सर लाइन में हाँ, लाइन लगना लगनी पड़ता पड़ती था। थी उस समय पर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, नोट्स को लेकर ना यार बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे हम क्लास में, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्लास के एंड में 5 मिनट डाउट सेशन रखता हूँ, और वो डाउट सेशन क्लास से अलग रखता हूँ। जैसे कि आपकी जर्नी में क्या दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में, क्योंकि एकदम बच्चा जो 12th पास करके आया ना, उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया है। बिल्कुल। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ ऐसी रेस है भाई जिसमें आंख बंद करके दौड़ा जा रहा है। तो उसके मन में एक एक चीज को लेकर डाउट होते हैं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा डाउट जो आते हैं ना, वो नोट्स को लेकर आते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, सर नोट्स कैसे बनाएं। अब ये भी नहीं कह पाते कि सीधे क्लास से उतार लो भाई जो, क्योंकि हम क्लास में प्रैक्टिस बहुत कराते हैं। जी। एक टाइप के हम 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उस बच्चे को 25 क्वेश्चन थोड़े ना बोलेंगे लिख ले। तो आपकी नजर में आप बच्चों को अगर सही तरह से इस नोट्स को लेकर गाइड कर सकें, कैसे नोट्स बनाने चाहिए स्टूडेंट्स को? मुझे ऐसा लगता है, मैंने कितने भी कम मॉक दिए होंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के 300-400 तो मॉक दिए दिए ही होंगे। दिए होंगे। इन सभी मॉक में मैंने रियलाइज किया हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। इंग्लिश के ग्रामर का नोट्स 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। डायरेक्ट आपने जिस टीचर से पढ़ा है उनका जो प्रैक्टिस सेशन है उससे आपको बचना नहीं है, ये मिस नहीं करना है। और उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेशन में वो नहीं चुनना है जो टॉपिक वाइज है, आपको चुनना है जो मिक्स प्रैक्टिस है, उसे आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। आपका सिलेक्शन आपके ग्रामर के नोट्स से नहीं होगा, आपके टीचर के द्वारा कराई गई प्रैक्टिस से होगा, ये बात याद रखना। यानी नोट्स भी जरूरी हैं, लेकिन नोट्स से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है ना? नोट्स बनाने, कंसाइज बनाने, वो आपको 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। आपके टीचर हैं जो भी हैं, जैसे मैं गोपाल वर्मा सर से पढ़ा हुआ हूं, मैंने कोई इनकी प्रैक्टिस क्लास मिस नहीं की, कोई प्रैक्टिस क्लास मिस नहीं की। और मैंने ग्रामर 3 से 4 बार से ज्यादा नोट्स पढ़ा भी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस क्लास में कोई मिस नहीं करता था। वहां से मुझे आइडिया लग गया था जब प्रैक्टिस क्लास करता, सर ये टॉपिक कर रहा है, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। गोपाल सर मतलब इंडिया के बेस्ट टीचर हैं, जो मुझे भी फील होता है इंग्लिश में। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है भाई, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार फॉलो करो, मजा आ जाएगा आपको। मैं ये कहूँगा जिनको इंग्लिश से प्यार नहीं है, एक बार ट्राई करना। अच्छा, गोपाल सर देखेंगे ये वीडियो, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे फिर? आदर्श हैं सर आप हमारे। आप जो गाना गाते हो क्लास में, कौन सा गाना याद है? गाना याद नहीं है, वो आप आज की क्लास कभी बोरिंग फील नहीं होने देगी। बहुत लिमिटेड कंटेंट रखते हैं कूल है सर, एकदम कूल टीचर है। मतलब आप बोर नहीं हो सकते यार पूरी क्लास में, बहुत मजा आता है सर की क्लास और वही पढ़ाते हैं सर जो एग्जाम से रिलेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा, आज के टाइम पे ना एक चीज देखने को मिल रही है, हर दूसरे दिन बैच आ जाते हैं, कोई 99 रुपए में आ जाता है, 199, यानी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं बच्चे के पास, और वो कंफ्यूजन पैदा करता है। आप फोन खोल के देखोगे ना, एक बच्चे के प्रेजेंट में अगर आप फोन खोलोगे तो बच्चे के 5 ऐप होंगे, 5 में 5 कोर्स होंगे उसके पास में। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? जैसे रिसोर्सेज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या सच में इतने रिसोर्सेज की नीड है बच्चे को सिलेक्शन के लिए, पढ़ने के लिए? अगेन मैं वही कहूँगा, जितने ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब है उतना ही आप प्रैक्टिस से दूर हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा आपके पास बैचेज हैं, उतना ही आप सिलेक्शन से दूर हैं। बिल्कुल। बैच बहुत कम रखो, प्रैक्टिस जहां पर भी मिले, जिस टीचर से भी मिले, बिल्कुल आंखें बंद करके लग जाओ। वही प्रैक्टिस आपकी डिसाइड करेगी कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में आना है, किस पर हमें बिल्कुल फोकस करना है। अच्छा, मॉक को लेकर भी एक बच्चों में डाउट होता है। एक बच्चा आज से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पहले दिन क्वेश्चन कर दे रहा है, सर मैं मॉक आज से लगा लूं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप मॉक के बारे में क्या बताना चाहिए? कब कितनी तैयारी लगभग आपकी हो जाए, कितना सिलेबस हो जाए, तब बच्चे को मॉक लगाना चाहिए? मैं तो सर ये कहना चाहूँगा, लगभग आपका 60 से 70% तक सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद आप मॉक्स पे जाओ, और आजकल सेक्शनल मॉक भी हैं। हाँ, तो जो टॉपिक हो चुके हैं उन्हीं को कवर करो, और कंप्लीट देना चाह रहे हो उसी सब्जेक्ट का, वो भी सेक्शनल का ही पार्ट है, उसको भी आप अटेम्प्ट करो। एक आइडिया थोड़ा सा आपको पहले मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे क्लास करते समय 20% सेक्शन हमें सवाल लोगे। यानी जैसे चैप्टर खत्म होते जाएं तो आप चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हैं, आजकल ये भी ऑप्शन है। हाँ। है ना? लेकिन अगर कंप्लीट मॉक की बात आ जाए तो वो 60-70% आपका सिलेबस हो जाए, तब आप कंप्लीट मॉक तभी लगाना है, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे फिर।
अभी आज आपने पहले दिन पढ़ना स्टार्ट किया, सीधे आप कंप्लीट मोक पे पहुंच गए, समझ ही नहीं आएगा क्या चीज कैसे है। ये आपको हार्म कर सकता है, बिल्कुल भाई, डिमोटिवेट कर सकता है, डिमोटिवेट हाँ, कर सकता एक तरह है। से। तो आप 60-70% हो जाए तब मोक पे आओ। उसी के बाद मॉक की तरफ मूव करें, उससे बिल्कुल। पहले नहीं करें। अच्छा, इस जर्नी में जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो कौन कौन का क्या क्या रोल रहा इस पूरी जर्नी में, जरा एक बार, क्योंकि सब बच्चों के सेम लाइफ होती है आई थिंक जो घर से बाहर निकलते हैं। तो फैमिली में जैसे आपने बड़े भाई के बारे में बताया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया, तो किस किस को क्रेडिट देना चाहोगे अभी आप भाई, क्योंकि अब क्रेडिट देने का टाइम है, सिलेक्शन हो गया। सबसे कम क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगा। हाँ। जितने 555 दिन मैं घर से दूर रहा, मेरे घर वाले भी उतना आपसे ही दूर मुझसे दूर रहे। हम्म। सबसे बड़ा योद्धा मैं अपनी लाइफ का अपनी माँ को मानता हूँ, और ये बात मैं कह सकता हूँ, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। बिल्कुल भाई। मैंने डिसाइड किया कि जॉब न लगने तक घर से दूर रह जाए, तो उससे बचना है आपको। क्योंकि फैमिली के साथ रहोगे ना, तो आपको ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं फील होगा चीज़ों को, और घर वालों के साथ आप बैठ के चीज़ों को बहुत लाइटली आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, मैं आपसे भूपेंद्र एक बात और जानना चाहूँगा कि एंड में हम इसको थोड़ा सा अब एंड की तरफ लेके चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह दोगे? मैंने आपकी ये डायरी देखी भाई, इन्होंने बहुत अच्छे से सारी पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें, जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि ये इनके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जिसमें इन्होंने कुछ की पॉइंट रखे हैं। तो आप इनको जरा आप खुद बताइए मेरे भाई के स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज, आपको पेशेंस रखना है। अप्स एंड डाउन आएंगे, इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। बिल्कुल। दूसरी चीज, खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, हार्ड वर्क आपको किसी भी फेलियर पे नहीं छोड़ना है। यही है अल्टीमेट वो चीज जो आपको सक्सेस दिलाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ट्रेनर कैसा है, कितना टाइम दे रहा है, कितनी आपकी बात सुन रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैव फेथ इन गॉड। बिल्कुल भाई। उसमें विश्वास करें, भगवान में, वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो मेरे भाई हमारे साथ थे अभी भूपेंद्र कुमार, बहुत अच्छी जर्नी रही इनकी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत सारी आप इनकी जर्नी से चीज़ें सीख कर आगे बढ़ोगे वैसे उम्मीद करते हैं। और बाकी अब ये जो कुर्सी है वो आपके लिए है, आप जल्दी से अब वहाँ वीडियो के उधर से इधर आना है, अगला इंटरव्यू आपका होगा। आप सभी को नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ। नमस्ते। बहुत बढ़िया लगा भाई भूपेंद्र।